Hello. Today we are talking about chapter 2 in science, microorganism, friend and foe. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारे फ्रेंड है कि हमारे दुश्मन। इसी चैप्टर में हमें वो पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं जिसको हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो का मीनिंग होता है बहुत ही छोटा, तो बहुत ही छोटा होता है जिसको हम हमारी आँख से नहीं देख सकते, और उसको हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। उसको 4 जो मेजर ग्रुप है उसमें डिवाइड किया हुआ है। तो दिस ग्रुप्स आर, वो ग्रुप कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। नीचे हमें दिखाया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और कैसे होता है। वायरस जो वायरस होते हैं वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक। मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर ही हम उसको देख सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो जाते हैं और उसके साथ साथ वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब उसके जैसे ही नए वायरस है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो चाहे फिर एनिमल की बॉडी हो या फिर प्लांट्स के अंदर जाए, तो प्लांट्स के सेल होते हैं उसके अंदर वो अपने रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। आपने सुना ही होगा कि आपके अंदर कोई भी एक वायरस जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है वायरस से, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसके लिए हम अलग अलग जो वैक्सीन हम बोलते हैं, जो दवाई है वो लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर ही मर जाते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन वहीं पे रुक जाता है। कॉमन एलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मतलब जो फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जो कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, देन जो कफ होता है आपको, तो ये सारी जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है। फिर आगे जो हमने ग्रुप देखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी, तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उससे भी अलग अलग डिजीज़ होती है। जैसे कि ये पोलियो और चिकन पॉक्स है वो भी वायरस से होते हैं, और जो मलेरिया है वो किससे होता है, वो प्रोटोजोआन से होता है। देन ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी, वो आपने नाम सुना होगा टीबी, तो वो भी ये प्रोटोजोआ से होता है। तो सॉरी, टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआन से होता है। तो अलग अलग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिससे अलग अलग डिजीज़ होती है। और अभी हमें देखना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो देखने में कैसे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी के कुछ एग्जाम्पल्स है। तो आप देख सकते हो बैक्टीरिया जो दिखने में ऐसे दिखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ये है स्पाइरल बैक्टीरिया और ये रॉड शेप बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। देन अल्गी है तो स्पाइरोगायरा, देन क्लेमेडोमोनास है, फिर है जो फंगी है वो है ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम। उसके बाद है प्रोटोजोआ, तो वो है अमीबा एंड पैरामीशियम, और फंगी है उसके भी देखो ये एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, एस्परगिलस। तो ये 3 एग्जाम्पल है फंगी के। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी के। उसके बाद हम देखते हैं वायरस तो अभी देखा ही होगा आपने, जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो टीवी में भी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो कुछ ऐसे टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है। वायरस के 2 तरीके के होते हैं, एक जो ऊपर दिख रहा है वो, एंड देन सेकेंड। तो वायरस ऐसे होता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एज अल्गी एंड फंगी। अभी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंगल सेल के भी होते हैं, देन वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सेल भी होते हैं, या फिर सिंगल सेल भी होता है।
दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। और वो क्या करते हैं कि एनवायरमेंट में कोई भी क्लाइमेट हो, जैसे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश, कोई भी क्लाइमेट हो, एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाते हैं, ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, अगर आइस कोल्ड है क्लाइमेट, टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देन डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ये जो डेजर्ट होता है तो उस जगह पर भी वो सर्वाइव कर पाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और वो क्या करते हैं, ऐसे फाउंड करते हैं कि जो बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो वहाँ पे वो जैसे ह्यूमन की बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, तो उसके अंदर वो पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं तो वो ग्रो करते हैं कोई अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव अलॉन। सिर्फ और सिर्फ जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वही सिर्फ अकेला जो ग्रो करता है। बाकी जो भी वायरस होता है तो जब अपनी बॉडी में कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट की बॉडी में वो एंटर करता है उसके बाद ही उनका ग्रोथ होता है और उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन अ कॉलोनीज। और कॉलोनीज का मीनिंग ये होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक साथ वो रहते हैं बहुत सारे। जैसे वायरस में ये नहीं होता है कि एक ही वायरस हमारी बॉडी में गया, तो वायरस होते हैं तो जब भी आपको कफ होता है या कोल्ड होता है, तो कुछ भी होता है, तो उसके साथ बहुत सारे वायरस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं और वही वायरस किसी और के बॉडी में जाते हैं, देन वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो वो एक ही साथ रहते तो है, जब रहते तो एक ही साथ रहते और बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन भी उनका हो जाता है। वो अकेले कभी नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ अमीबा जो है वो ही सिर्फ अकेला रहता है, उसके लिए कोई उसको ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अभी जैसे हमें ये तो पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, उससे हमें अलग अलग डिजीज़ तो होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैनी वेज वेर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, और कोई कोई ऐसा होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है और जिससे हमें डिजीज़ होती है। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी पहले हमें देखना है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपने बनाया होगा, जो आप घर पे बनाते हो, आपकी मम्मी भी बनाती होगी। ब्रेड बनाते हैं, कर्ड बनाते हम, जो दही होता है वो, केक भी आप बनाते हो। तो इसके लिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये पता नहीं होगा लेकिन उसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लिनिक ऑफ एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फीसिस है, तो ये सारे जो वेस्टेज होते हैं तो वो ब्रोकन डाउन होते, तो जब वो ब्रोकन डाउन होते तो वो हार्मलेस होता है एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। और हार्मलेस मतलब कि जैसे कि वेजिटेबल पील है तो उसका तो कोई यूज़ नहीं होता है, वो अब कचरा हो गया है। जब वेजिटेबल निकाल देते हैं, उसकी पील जो निकलती है, तो वो क्या होता है कि वो सारा जो वेस्ट होता है वो डीकम्पोज होता है। तो उसको डीकम्पोज करने के लिए उसको डीकम्पोज करता कौन है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डीकम्पोज करते हैं, उसमें हेल्प होता है और फिर वो या तो फिर फर्टिलाइज़र बनता है या फिर जो हम मैन्यूर बोलते हैं वो बनता है। तो इससे ये क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन होता है उसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, बैक्टीरिया यूज़फुल है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हमने अर्थ फॉर्म के बारे में देखा था, उसके बाद ये देखा था कि जो कचरा होता है उसको ज़मीन में गाड़ के रखते हैं, उसके बाद उसका मैन्यूर बनता है। तो वो मैन्यूर बनाने के लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प करता है। देन सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको नाइट्रोजन मिल पाए जो प्लांट्स को, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उसकी फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कैसे हमारी हेल्प करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अभी आया कि जो आप कर्ड और ब्रेड बनाते हो तो उसके लिए कैसे हेल्प करता है। आपने 7 में तो पढ़ लिया था ये। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अभी जब कर्ड बनाते हो
तो आपकी मम्मी क्या करती है कि रात को जो मिल्क होता है उसके अंदर थोड़ा सा जो बटर मिल्क होता है उसको ऐड करते हैं थोड़ी सी, एंड देन उसको ओवरनाइट बाहर रखते हैं। ओवरनाइट अगर उसको हम बाहर रखते हैं तो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन वो जो जो मिल्क होता है वो क्या होता है, दही में कन्वर्ट होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ही उसको बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। फिर ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। पिकल आप जो बनाते हो उसके लिए भी, एंड देन मैनी अदर फूड आइटम। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। अगर आप भटूरा बनाते हो या फिर रवा इडली बनाते हो तो उसके लिए भी जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है। कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा होता है, आप बता सकते हो? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि फ्लोर आटा लो, उसके अंदर शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, उसको शुगर और वार्म वाटर है वो ऐड करो। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट। आपने देखा होगा कि आप जब भी पिज़्ज़ा बनाते हो या फिर ब्रेड बनाते हो तो आटे के अंदर ईस्ट जो होती है वो डालते हो। तो एक्टिव ईस्ट क्या करती है कि उसको जो डो होता है जो हम आटा गूंथते हैं तो इससे डो जो होता है वो सॉफ्ट बनता है। देन आप थोड़ी देर के बाद उसको 2 घंटे या ऐसे रखोगे तो आप देख सकते हो इसमें पहले बाउल में क्या था कि मैदा और ईस्ट पाउडर था तो उसको बाउल के अंदर था। देन 2 घंटे रखा तो वो मैदा क्या है, फूल गया है, तो उसको फूलने में वो हेल्प करता है। तो इससे फिर हमारी जो ब्रेड होती है वो क्या बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इसके लिए जो ईस्ट है वो वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन वो खाने के लिए यूज़ होता है तो ये हेल्प करता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। और क्या होता है कि जब भी हम डो के अंदर जो आटा होता है उसके अंदर ईस्ट को डालते हैं तो वो बबल्स क्रिएट करेगा और डो जो होता है आटा होता है वो फूल जाता है इससे। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट, और ये उसका यूजेस है। द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक, जो केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए ईस्ट का उपयोग होता है। अभी ये कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसका कॉमर्शियल यूज़ कैसे होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल रिप्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जैसे प्रोडक्शन करना हो, अल्कोहल का प्रोडक्शन करना हो, जो वाइन होती है उसका प्रोडक्शन, या फिर जो एसिटिक एसिड आता है, विनेगर जो आता है, तो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन बनाने में किसका यूज़ होता है, ईस्ट का। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। और जो ये पर्पज़ है ईस्ट का ग्रोथ करने के लिए, तो नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट होती है ग्रेन में, जैसे कि बार्ले होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, तो इसका यूज़ होता है। इसके बाद है दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। और ये क्या होता है कि जो अल्कोहल बनाने की ये प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसके बाद है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी मेडिकल में भी यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला ना कि दवाई बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वैसे उसका यूज़ होता है। वेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई बुखार आता है या कोई सर्दी है, कुछ होता है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट होती है वो देते हैं, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं। आपको कुछ हुआ है तो पेनिसिलिन भी जो होता है वो भी देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इसका सोर्स मतलब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला ना आगे कि जब भी हमारी बॉडी में वो वायरस या फिर बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एक वायरस गया तो वो बहुत सारे वायरस को रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो जब भी आप ऐसे दवाई लेते हो तो उससे क्या होता है, दवाई से वो जो वायरस है, जो भी डिजीज़ से
डिजीज़ हुई है तो उसके जो वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो किल हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही, तो उनका रिप्रोडक्शन होता है वो वहीं पे रुक जाता है। और ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया को मारे उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। दिस डेज द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया और फंगी से बनी हुई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्साइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द मेडिसिन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। वो क्या होता है कि किससे वो मैन्युफैक्चर होता है कि जो बैक्टीरिया होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका ग्रोथ होता है, उसके ऊपर से उसका मैन्युफैक्चर होता है, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ होती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। जो एनिमल होते हैं तो उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उनको चेक करने के लिए उसका यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और प्लांट में भी आपने देखा होगा कोई प्लांट है जिसका डेड मतलब कि अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उनकी भी दवाई के लिए उसका कोई डिजीज़ हुआ है प्लांट को तो उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। इसके बाद आया वैकाइन। वैकाइन का मीनिंग है दवाई, जो हम वैक्सीन बोलते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। अभी जब भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ होती है, माइक्रोब्स एंटर होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में जो फाइट करता है अगेंस्ट टू वायरस या बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी ये भी जानती है कि कैसे फाइट करना है माइक्रोब्स के अगेन। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, the body fights and kill them by producing suitable antibodies. If your body is healthy, then it is capable to fight with this virus or a bacteria. अगर आप हेल्दी हो तो आपकी बॉडी है वो प्रिपेयर है, कैपेबल है कि ये माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट वो लड़ सके। अगर वो कैपेबल नहीं है तो आप जब एंटीबायोटिक दवाई लेते हो तो वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को कैपेबल बनाते हैं उससे लड़ने के लिए, और फिर वहाँ पे वो वायरस वो ख़त्म हो जाता है। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस इज़ हाउ वैकाइन वर्क्स। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इन्फेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अभी जब आप बच्चे थे तब आपने बहुत सारे इंजेक्शन लिए होंगे, तो वो इंजेक्शन क्या होते हैं कि वो इंजेक्शन में आपको दवाई देते हैं ताकि पहले से आपकी बॉडी प्रिपेयर रहे कोई ऐसी डिजीज़ जो बड़ी डिजीज़ होती है तो उससे आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके और आप उससे बच सको। तो इसके लिए ये डिजीज़ का इंजेक्शन पहले जब छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। नेसेसरी वैकाइन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे आप, जैसे कि पोलियो होता है तो पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो ये भी क्या है? वन टाइप ऑफ वैकाइन। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. This day, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several diseases. अभी तो ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई है जिससे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिससे हम बच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ आ ही गई है सिवाय कोरोना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी हमें देखना है कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। एक क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो प्लांट होता है उसको सारे मिनरल्स मिलने चाहिए,
फिर उसको नाइट्रोजन, हमारी सॉइल है उसको अच्छी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन रिच होनी चाहिए। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में से सॉइल है उसको अच्छा नाइट्रोजन मिल सके, उसके लिए उसको हेल्प करते हैं। जब अच्छा नाइट्रोजन मिलेगा तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू और ग्रीन अल्की है, उसके फोटोज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ग्रीन है देन ये ब्लू जैसा है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए वो कैसे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि बोंजो एंड पहेली है वो ऑब्जर्व करते हैं स्कूल गार्डन एंड मेकिंग मैन्यूर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेस्ट है उसको इकट्ठा किया है। दे पुट देम इन अ पीट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। ये तो पता ही है आपको कि ये सारा जो वेस्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि उसको अगर हम गाड़ देते हैं या फिर कोई पॉलीथीन में ऐसे रखते हैं तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, मैन्यूर में। तो ये तो आपको पता ही है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। हाउ कुड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये कौन करता है? जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। The nutrients released in the process could be used by the plant again. Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? आपको पता ही होगा जो जैसे ग्लास होते हैं, जो बॉटल होती है प्लास्टिक की बॉटल, देन कांच के टुकड़े, ये सारे जो वेस्ट है उसको अगर आप गाड़ के रखोगे तो उसको डिकम्पोज नहीं होगा वो तो आपको पता ही है, इसलिए प्लास्टिक भी बैन हो गया है। तो ऐसे चीज़ें जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, जैसे कि वेजिटेबल होता है तो उसकी जो पील होती है, फ्रूट्स की पील्स हो गई, तो जैसे आपने कुछ खाया है तो वो खाना कुछ छूट गया है, तो ऐसे सारे जो वेस्ट होते हैं उस वेस्ट को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही कि ये प्लास्टिक की बॉटल, ग्लास की बॉटल, ये सारा तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। जैसे ये डेड एनिमल है या फिर जो प्लांट है डेड प्लांट, तो उसको अगर एनिमल है डेड एनिमल, तो जैसे चलो मान लो कोई डॉग है, उनकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को अगर हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उसी गड्ढे में जैसे वो जगह है उसके ऊपर गाड़ देते हैं, वो थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन नहीं थोड़े महीने के बाद भी आप देखो उसको थोड़ा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, लेकिन वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो उसको थोड़े महीने के बाद, आप 5-6 महीने के बाद वो गड्ढा फिर से आप ऐसे निकालोगे तो वहाँ पे आपको उसकी बॉडी नहीं दिखेगी, सिर्फ स्केलेटन दिखता है। वो तो पता ही होगा, जो हमारे इवन जो ये पीपल जो होते हैं, हम बोलते हैं ना कि इंसान, उसकी भी बॉडी क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो ये डिकम्पोज करता कौन है? तो ये सारे जो माइक्रोब्स है वही उसको डिकम्पोज करते हैं। तो फिर हमारे एनवायरनमेंट है, तो आपने ये भी सोचा होगा कि यहाँ पे तो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, तो ये कैसे क्लीन हुआ? तो ये सारे जो वेस्ट है वो अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उसको डिग्रेड करते हैं, तो ही हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई ये सारे जो टॉपिक थे वो क्या थे, जो हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में देखा कि वो हमें मेडिकल में जो दवाई बनाने में यूज़ है, देन एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, फिर जो सॉइल है उसको फर्टिलिटी को करने के लिए भी। तो ये सारे हैं हमारे फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो। अब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हमें हार्म करते हैं, तो वो देखना है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमन बीइंग को भी वो डिजीज़ होती है, प्लांट्स को भी होता है, देन एनिमल को भी होता है। तो ये सारा क्या होता है, किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें से कुछ कुछ है जो हमें हेल्प करते हैं, कुछ कुछ है जो हमें
हार्म करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, उसको पैथोजेंस भी बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जो आपने देखा होगा, चलो ये तो आपने देखा होगा कि आपने चपाती बनाई है, देन आपने उसको 2 दिन भी रख दिया, जैसे आज बनाई है, कल पूरा दिन रखा, देन परसों रखा, उसके बाद उसके ऊपर आपको वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने हमारा खाना क्या है, बिगाड़ दिया है। तो हम ज़्यादातर वो पक्का जो हम कुक करते हैं फूड, उसको भी नहीं रख सकते बाहर गर्मी में, तो वो क्या करते हैं, हमारे फूड को भी ख़राब कर देता है। इवन जो हमारे कपड़े होते हैं उसको भी वो ख़राब करते हैं। अगर लेदर के कपड़े हैं, क्लोथिंग जो होती है तो लेदर का है, अगर उसको रखा है आपने बहुत दिन तक, या फिर ऐसा बोलो 1 साल तक आप वो एक बैग में रखो, उसको खोलो ही मत, तो भी वो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर माइक्रोब्स होते हैं, वो जम जाते हैं, तो वो हमारे कपड़े या फिर हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देता है। तो अभी उसके बारे में ही देखना है। पहले है हमारा डिजीज़ है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बीइंग है उसमें जो डिजीज़ होती है वो देखते हैं। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे एयर जो अंदर जाती है बॉडी में, तो उसके साथ साथ ये पैथोजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दूसरा होता है जो हम पानी पीते हैं या फिर हम खाना खाते हैं, तो उससे भी वो एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। अभी ये जो टॉपिक आया ना कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उनको ऐसा कोई डिजीज़ हुआ है तो उसको हम टच करते हैं तो भी वो ट्रांसमिटेड हो जाता है हमारी बॉडी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। जैसे कि कोरोना नहीं हो रहा है, जैसे हम टच करते हैं तो भी हमें कोरोना हो जाता है। तो कोरोना क्या है, वन टाइप ऑफ वायरस है, डिजीज़ है, माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अभी देख लो ये कौन सी जगह से वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है तो उसके जो कांटेक्ट में आते हो, जैसे कि उसके साथ आप बैठे हो, उसको सर्दी हुई है तो उसने जब छींक खाई तो उसके जो बॉडी में जो वायरस होता है वो बाहर आता है, देन आप वही एयर है आपके आसपास, वो एयर में रहते हैं वो वायरस, और देन आप जब सांस लेते हो तो वो अपनी बॉडी में जाता है। फिर वाटर है या फूड है, तो उसमें भी अगर वो वायरस होते तो वो आपकी बॉडी में जाते, तो या फिर अगर वो इंसान है तो उसके पर्सनल कांटेक्ट में आप आते हो, फिज़िकल कांटेक्ट में, तो भी वो आपकी बॉडी में जाते हैं। तो ऐसे जो एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कांटेक्ट से अगर आपको वायरस या डिजीज़ होती है, वायरस आपकी बॉडी में जाता है या फिर आपको डिजीज़ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़। जो स्प्रेड होके आपको डिजीज़ हो जाए, वायरस या बैक्टीरिया स्प्रेड होके आपको वो डिजीज़ हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फॉर कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। अभी देखो आप यही सुन लो कि जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है जो स्प्रेड होता है हवा में और फिर उससे हमें ये डिजीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। और फिर दूसरा भी है जो कैरी होता है, जैसे कि अपने जो ये मच्छर होता है, जो मॉस्किटो, वो आपको जब काटता है और ऐसे डिजीज़ हो जाती है। दिस आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट कैरियर्स मतलब जैसे कि मक्खी है, मक्खी तो वो ऐसे किसी को कफ हुआ है, कोई सर्दी हुई है, तो वो कफ के ऊपर बैठता है, देन वो आपके फूड के ऊपर आके फिर दूसरी बार बैठते हैं, तो उनकी बॉडी में जो चिपक जाते हैं वायरस, तो वो फूड में रह जाते हैं हमारे, तो वो फूड जो हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हुआ, ये किसी के थ्रू हुआ कि वो मक्खी थी, वो वहाँ पे जाके बैठी, देन वो हमारे खाने पे आके बैठी और वो डिजीज़ हमें हो गई। या मच्छर भी हो सकता है कि मच्छर है, उसके अंदर कोई डिजीज़ है, वो कहीं से लेके आ गया, देन हमें काट लिया, तो होता है ना, तो डेंगू होता था। तो ये सारे क्या है, वो कैरियर्स बोलते हैं कि वो वहाँ से कैरी करके हमारे तक लाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। और कैरियर्स क्या होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, तो वो पैथोजन को अलग अलग जगह पे वो स्प्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कैरियर्स बोलते हैं। और उसके लिए जो ये आपको दिखा है पिक्चर, फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो है, वो क्या करते हैं, उससे जो डेंगू वाला हम बोलते हैं ना कि डेंगू हो जाता है, तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ हमें होती है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। आपने देखा होगा कि जो ये बारिश होती है तो हमारे आसपास बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं। टीवी में न्यूज़ भी आता है कि पानी को ऐसे इकट्ठा मत होने दो आपके घर के आसपास, उससे बीमारी होती है। तो वो वही सारे जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारे घर में आते हैं, हमें काटते हैं, देन हमें वो डिजीज़ हो जाती है। अभी यहाँ पे बताया है कि कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, कूलर में होता है, टायर्स में होता है, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर को भी साफ़ रखते हैं, हमारे आसपास अगर ऐसे कोई पानी भरा हुआ है तो उसको भी हम साफ़ करते हैं ताकि हमें डिजीज़ ना हो। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। फिर इससे क्या होता है कि आपको ये लिस्ट बनाना है कि कौन सी हेल्प से, जैसे कि हम अवॉइड करें तो हमें मलेरिया ना हो। ये बारिश में बहुत ही वो चांस रहता है मलेरिया होने का, तो हमें वो लिस्ट बनाना है कहाँ कहाँ से वो मॉस्किटो आ रहे हैं, तो उसको हम सारी जगह पे उसको साफ़ करके रखें, हमारे घर को, हमारे आसपास भी। आपने देखा होगा कि जो ये म्यूनसिपाल्टी वाले लोग होते तो वो वाइट कलर की वो पाउडर जैसी दवाई छांटते, तो उससे क्या होता है कि जब बारिश आती है फिर थोड़ा थोड़ा सूख जाता है वो पानी, लेकिन जहाँ जहाँ पे इकट्ठा हो गया है तो वहाँ पे वो दवाई छांटते हैं, तो क्या होता है वो मॉस्किटो है वो मर जाते हैं और जो डिजीज़ है वो स्प्रेड नहीं होती है। इसके बाद देखो ये अलग अलग डिजीज़ बताइए। फर्स्ट में क्या लिखा है, जो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, तो ये बताया कि ट्यूबरक्यूलोसिस है वो बैक्टीरिया से होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर से। और यहाँ पे बताया है कि मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, वो वायरस से होता है, लेकिन उसका मोड क्या है, वो चारों का सेम है, एयर के कांटेक्ट में से ही वो हो जाता है। कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एंड सुटेबल एज। कॉलेरा और टाइफॉइड है वो बैक्टीरिया से होते हैं, तो अगर पानी या खाना है, जैसे पानी है तो जिसको कॉलेरा हुआ है उसने पिया है, देन उसका जूठा पानी आप पी रहे हो तो उससे भी होता है, या फिर जूठा पानी ना भी पियो लेकिन उसमें पानी में वो वायरस होता है, आपके घर में भले ही किसी को डिजीज़ ना हो, कॉलेरा ना हो, लेकिन ऐसा पानी जो गंदा पानी होता है या फिर अंदर वो कॉलेरा के बैक्टीरिया होता है तो वो पानी आप पी लो तो आपको हो जाता है। फिर है हेपेटाइटिस बी, वायरस से होता है, वो भी वाटर से ट्रांसमिशन होता है, मतलब फैलता है। उसके बाद है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होता है, वो मॉस्किटो से फैलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जिसकी आप लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद है सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 2.1। अभी है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अभी ये तो हमने देख लिया, ये सारे जो डिजीज़ थे वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग में थे, लेकिन अभी एनिमल के जो डिजीज़ है वो देखने हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. अभी आपने बहुत सारे ऐसे कैटल भी देखे होंगे, एनिमल देखे होंगे जिसके मुंह जो होता है, हम देखते हैं उसके मुंह, तो वहाँ पे इन्फेक्शन जैसा लगा हुआ होता है, मतलब उसके जो पैर होते हैं या फिर उसके माउथ होता है वहाँ पे वो डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारी डिजीज़ क्या बोलते हैं, किससे होती है, तो वो वायरस से होती है। होता है ना कि जो गाय होती है या फिर काऊ बफेलो, तो उनके जो माउथ होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसा सड़ गया है ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ डिजीज़ होती है जो ये बैक्टीरिया या वायरस से होती है उनको। अभी है कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अभी कौन सी प्लांट में डिजीज़ होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ये सारे जो प्लांट है उसमें ये डिजीज़ होती है। The disease reduce the yield of crop. See table 2.2 for some such plant disease. अभी देखो ये
सिट्रस सैंकर जो बैक्टीरिया से होता है, एयर में वो फैलता है और उसकी फिगर देखो वो ऐसा दिखता है। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट। ये तो आपने सुना होगा कि जो व्हीट होता है ना, उसको व्हीट के जो दाने होते हैं, गेहूं के दाने, तो उसका क्या होता है कि उसको जो ये बीमारी लग जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो व्हीट के दाने होते हैं उसको कट कर देते हैं। कट मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर पूरे खेत में अगर ऐसा हो जाए तो वो व्हीट के तो हमारे कोई काम का ही नहीं रहता है ना। जो फार्मर होता है वो अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो ऐसे व्हीट तो कोई लेगा ही नहीं। तो अगर एक प्लांट में हुआ है, उसको अगर आप ठीक ना करो तो वो जल्दी से स्प्रेड होता है, पूरे खेत में हो जाता है और फिर वो सारे जो हमारे क्रॉप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये फंगी से फैलता है और उसका फिगर देखो ये सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड वाला भी देखो। आपने कोई ऐसा भी देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होती है, वो भी येलो कलर के ऐसे सूख जाती है। उसमें भी जो कि वो जो होल हो जाते हैं वो तो इंसेक्ट ने खाया हुआ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो भी काम करते हैं, जो इंसेक्ट से फैलते हैं ये सारी बीमारी। अभी है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपको हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे बाहर का आपने कुछ खा लिया है तभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी में बताया है कि ये बॉन जो है वो इनवाइटेड अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो बहुत सारा ऐसा फूड उन्होंने खाया है। देन वो अपने घर पे गए तो उनको वॉमिटिंग हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो ये फूड पॉइजनिंग होता कैसे है, तो इसी के बारे में हमें देखना है। फ्रूट प्रिजर्वेशन ये क्या होता है, तो चैप्टर 1 में हमें देखा था कि वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूजेस टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। हमने जो लास्ट वाला टॉपिक देखा था ना चैप्टर 1 में, उसमें ग्रेनर जो मैंने बताया था कि उसको हम गोदाम में रखते हैं जो क्रॉप है उसको, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो हमने घर में तो ला दिया गेहूँ, अब उससे चपाती भी बना दी या फिर कोई राइस बना दिया। तो अगर ये हमने कुक कर दिया है उसको, तो उसके बाद उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, मतलब उसको बचाए कैसे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। तो हम क्या करते हैं, कोई सब्जी है अगर बची हुई है तो उसको हम फ्रीज में लगा देते हैं, या ऐसे कोई खाना रह गया है बचा हुआ है तो उसको हम फ्रीज में लगाते हैं, ताकि फ्रीज में वो सारे बैक्टीरिया नहीं होते और वो जो फूड होता है उसको ख़राब नहीं करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फूड है वो ख़राब हो गया है, तो उसमें से अगर स्मेल आने लगे, उसका कलर चेंज हो गया है या फिर उसका टेस्ट चेंज हो गया है, तो हमें पता चलता है कि ये ख़राब हो गया है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या वो केमिकल रिएक्शन से होता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी इज़ कन्फ्यूज्ड। आप बाज़ार से मैंगो लेके आते हो, आपने 2 दिन वो मैंगो नहीं खाए तो वो मैंगो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आप जब अचार बनाते हो तो उसमें भी मैंगो होता है, उसको भी आप रखते हो, तो वो क्यों ख़राब नहीं होता है। तो ये पहले को ये क्वेश्चन है वो दिमाग में चलता रहता था। लेकिन अब देखो कि जो मैंगो है उसको हम ऐसे ही बाहर रखते हैं, और जो अचार बनाया हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि बहुत सारा ऑयल रखते हैं एक हद तक। जैसे कि उसका भी एक लिमिट होता है, टाइम होता है कि बहुत टाइम तक अगर आप रखते हो, 1 साल तक तो बराबर है, अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो भी अचार ख़राब हो जाएगा। तो उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। उस दिन में मैंने बताया था ना कि गेहूँ होता है, उसको आप ऑयल वाले, जैसे अपने घर में भी आपको स्टोर करते हो गेहूँ को, तो उसको ऑयल वाले पहले करते हो, उसके बाद उसको रखते हो ताकि वो जो इंसेक्ट है उसको खाए नहीं। तो ये सारे जो बैक्टीरिया और जो इंसेक्ट होते हैं वो ऑयल वाला जो फूड होता है उसको जल्दी से ख़राब नहीं करता है। और जो रॉ फूड होता है, जैसे कच्चा फल होता है या कुछ भी होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उसको वो जल्दी से जल्दी से वो ख़राब होने के चांसेस है। तो उसका ये जो कन्फ्यूज़न है पहेली का, उसका आंसर यही है कि हम जो ऑयल वाला करके रखते हैं तो उसको जल्दी से ख़राब नहीं करते हैं, उसको जल्दी से अटैक नहीं करते हैं। इसके बाद है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। अगर आपने कोई भी चीज़ है
उसको आप सॉल्ट वाला या फिर ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत सारा सॉल्ट डाल के रखते हो तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अगर आप ऑयल वाला करके रखोगे उसको तो भी वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो पिकल में क्या होता है, सॉल्ट भी आता है और जो ऑयल होता है वो भी होता है। सॉल्ट अगर ना डालो तो कोई एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड है जो हम ये यूज़ करते हैं ना, जैसे कि खाने का जो सोडा आता है उसमें अंदर एसिडिक एसिड होता है, तो वो क्या करता है कि हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल फैट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन जाम्स एंड स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। और ये जाम में भी यूज़ होता है क्योंकि जाम क्या होता है, खट्टा होता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with a dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to prevent आंवला, raw mangoes and tamarind. आपने घर में भी बनाया होगा, जो आंवला होता है तो उसको हम सुखा के अपने घर में रखते हैं, लेकिन सुखा के ऐसे ही नहीं रखते, उसको हम सॉल्ट डाल के रखते हैं। फिर मैंगो होता है जो हम बनाते हैं ना, रॉ मैंगोज़। फिर जो इमली होती है तो उसको हम सुखा के, मतलब पहले उसको सॉल्ट वाला कर देते हैं, उसको सुखाते उसके बाद रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अगर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट डालते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। जैसे मीट है, फ़िश है, उसको भी सॉल्ट वाला करके ही रखते हैं। इसके बाद है शुगर। शुगर का कैसे, जैसे कि जाम है, जेली है, इसके बाद स्क्वैक्सिस है। जाम में भी शुगर आता है, जेलीज़ में भी शुगर आती है। तो शुगर भी क्या करती है, हमारे जो माइक्रोब्स है उसको रोकती है और उसका ग्रोथ भी वहाँ पे रुक जाता है और हमारा फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। उसके बाद है ऑयल एंड विनेगर। विनेगर खाने में खट्टा होता है, उसको भी अगर विनेगर कहीं पे हमने रखा है, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फिश है, तो इसको भी क्या करते हैं कि ऑयल या फिर विनेगर से उसको कवर करते हैं ताकि बैक्टीरिया उसके ऊपर ना आए और वो जल्दी से स्पॉइल ना हो जाए। पिकल में भी ऑयल बहुत सारा होता है तो वो भी जल्दी से स्पॉइल नहीं होता है। इसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड। जो मिल्क होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते, बॉयल करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जब हम उसको बॉयल करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो वहीं पे मर जाते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. अभी जो पेस्टराइज्ड मिल्क जो बाहर मिलता है उसको भी हम बॉयल ना करें तो चलता है, क्योंकि क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, देन उसको तुरंत ठंडा करके फिर उसको बेचते हैं ताकि हम उसको पी सके ऐसे ही गर्म किए बिना। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called a pasteurization. ये सारी जो मेथड है वो किसने फाउंड की थी, जो लुइस पेस्टर है उसने, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टराइजेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जो भी हमें वेजिटेबल है या भी जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसको अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, जो एयर टाइट बैग आती है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं ताकि जो माइक्रोब है उसके ऊपर अटैक ना करे। तो ये सारे जो मेथड थी वो हम फूड है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सके, फूड प्रिजर्वेशन, तो माइक्रोब्स के कैसे हम बचाए, तो उसके ये सारे सॉल्यूशन थे। इसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम रिजोबियम and class 6 and 7. It is involved the fixation of nitrogen in leguminous plant. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant such as beans and peas with which has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next सेक्शन। अभी जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो एक कांस्टेंट रहता है नाइट्रोजन, लेकिन जब भी अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे गैसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं तो इससे नाइट्रोजन है उसका क्या हो गया है, बहुत ही बढ़ गया है वो गैस। तो उसके बारे में अभी हमें यहाँ पे देखना है।
कि रूट्स ऑफ अ लेगुमिनियस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो रूट्स है प्लांट्स के, तो अगर सॉइल है तो उसमें अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या आपके प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, हमारे प्लांट्स को सारे मिनरल्स चाहिए। जैसे कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वैसे ही उनको सॉइल में से नाइट्रोजन भी चाहिए। जो उनको ना मिले तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। अगर वो अच्छे से ग्रो करे, जैसे कि मान लो कोई ट्री आपने देखा होगा कि जैसे ही ऊपर तो वो बहुत बड़ा ट्री है, लेकिन नीचे जो रूट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि उसके रूट्स है बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे फिक्स हो जाता है। जब हमारे प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, फिक्सेशन बोला ना, फिक्स हो जाता है, तो फिक्स हो जाता है तो वो रूट्स है वो वहीं पे उनका ग्रोथ होने लगता है। आप देख सकते हो कि ऊपर तो ट्री दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे उसका रूट्स बहुत ही बड़ा हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सॉइल में से उसको नाइट्रोजन मिल रहा है। भले ही ऊपर से हमने ट्री को कट कर दिया है, लेकिन अंदर तो उसके जो रूट्स है वो वहीं के वही है और उसको नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो ग्रोथ हो रहा है उसका। अभी देखना है हमें नाइट्रोजन साइकिल। अवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। Nitrogen is one of the essential constituent of all living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. नाइट्रोजन सबको ज़रूरी है। सारे जो ऑल लिविंग बीइंग है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। हमें कैसे ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो इससे ये पार्ट है जिससे हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स। अभी आप देखो, प्लांट है तो प्लांट क्या डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो ये माइक्रोब्स है वो नाइट्रोजन को सॉइल में पहले सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, देन सॉइल में से उस प्लांट्स को वो नाइट्रोजन मिलता है। तो डायरेक्टली वो नहीं लेते, लेकिन ऐसे वन बाय वन उनको ट्रांसमिट होता रहता है। उसके बाद है सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। पहले वो एयर में से तो लेंगे नाइट्रोजन, फिर उसका क्या बनाएंगे, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, यूजेबल कंपाउंड में, और फिर वो यूटिलाइज होता है प्लांट में। कहाँ से? सॉइल के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर अ सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में, जो प्लांट को चाहिए वो, इसमें वो कन्वर्ट होता है। फिर उसमें कन्वर्ट होता है तो जो भी, जैसे कि क्रॉप है, मान लो गेहूँ का है वो, तो जो गेहूँ उसमें क्रॉप का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, तो गेहूँ में वो सारा नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जाता है। वो गेहूँ जब हम खाते हैं तो हमको वो नाइट्रोजन मिलता है एज अ प्रोटीन। समझ आया आपको? तो ऐसे वो नाइट्रोजन है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद है एनिमल फीडिंग ऑन अ प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल भी ऐसे, जो प्लांट होते हैं तो उसके जो लीफ है, उसके लीफ को वो खाते हैं, देन उनको भी नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ऐसे वो ट्रांसमिट होता रहता है। When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by a plant again. अभी क्या होता है, जब भी कोई प्लांट है या फिर ऐसे एनिमल की डेथ हो गई, तो जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वो तो अंदर प्रेजेंट तो होते ही है सॉइल में। जब उसको हम अंदर गाड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब भी उसका मैन्यूर बनता है तो उसमें भी वो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है। फिर से वो मैन्यूर हम प्लांट में डालते हैं तो प्लांट को फिर से नाइट्रोजन मिल जाता है। देन वो प्लांट में से क्रॉप में जाता है, क्रॉप को हम खाते हैं हमारे फूड, एज अ फूड, तो हमारे बॉडी में जाता है। तो ऐसे वो ट्रांसमिट होता रहता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर क्या होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है वो फिर से अगर वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो फिर से वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो ऐसे वो साइकिल है वो चलती रहती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट।
फिर क्या हो जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में उसका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है, या फिर ज़्यादा कांस्टेंट या फिर कम, वो कांस्टेंट तो रहता ही है। तो यहाँ पे वो साइकिल दिखाई है। देखो पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये नाइट्रोजन ले लिया है, देन वो क्या होगा कि वो कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, देन कंपाउंड में से वो सॉइल में गया, फिर सॉइल में से वो फिर से कहाँ पे गया कि वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो गया, देन वो नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। ये एक चैन यहाँ पे कंप्लीट हुई। दूसरी चैन देखो, वो लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन में हो गया, देन वो कंपाउंड में हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो वेस्ट में गया, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ये बीच में प्लांट है, वो सॉइल में गया, सॉइल में से प्लांट को मिला, प्लांट में से एनिमल ने खाया, देन वो उसका जो वेस्ट निकला एक्सक्रीशन या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसमें से फिर से सॉइल में मिल गया। तो ऐसे पूरी जो साइकिल है वो चलती ही रहती है, कहीं पे रुकती नहीं है। तो इससे हमारा नाइट्रोजन है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम थर्ड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।